सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हम अपने बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे। हमारा जो बीएड पाठ्यक्रम है जो 2 वर्षीय है, उसमें हम बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पेपर कोड E103 में जो हमारे पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोविंग अप एज ए लर्नर, उसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे। हमारे पेपर कोड E103 में हम यूनिट फर्स्ट में व्यक्तिगत भिन्नता वाले बालकों के प्रकार और उनकी शिक्षा ये सब पढ़ रहे थे। हमारा जो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर कोड E103 है, उसमें यूनिट फर्स्ट में व्यक्तिगत भिन्नता वाले प्रकार, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नता वाले बालक हैं उनके प्रकार और उनकी शिक्षा के को आगे बढ़ाते हुए हमने अलग अलग प्रकार के बालकों का अध्ययन किया, उनकी शिक्षा का अध्ययन किया, उनकी जो कमजोरियां है उसको पहचानने की विधियां ढूंढी कि हम किस प्रकार से उनकी पहचान कर सकते हैं, उनका निदान कर सकते हैं, उनकी समस्याओं की जानकारी की। आज हमारा जो टॉपिक है वह मध्य अधिगामी बालकों की शिक्षा या मध्य अधिगामी बालक। हम आज के अपने इस टॉपिक के अंतर्गत जो मध्य अधिगामी बालक है उनका अर्थ जानेंगे कि ये बालक किस प्रकार से बिहेव करते हैं, पढ़ने में कैसे होते हैं, इन सब की जानकारी हम अपने आज के इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मध्य अधिगामी बालक जो होते हैं, हम उन बालकों को कह सकते हैं जो अपनी ही कक्ष में अपनी सम आयु के छात्रों के साथ एक विषय से अधिक विषयों में पिछड़ जाए, यानी कि वह अपनी कक्ष में जो उन बालकों के सम आयु बालक हैं उनके साथ पढ़ाई करते करते एक विषय से अधिक विषयों में, सब्जेक्टों में उनसे पीछे रह जाए, पिछड़ जाए, ऐसे बालकों को हम मध्य अधिगामी बालक कहते हैं। इन बालकों की बुद्धि लब्धि भी सामान्य बालकों से बहुत कम होती है। 75 से 90 के बीच में इन बालकों की बुद्धि लब्धि होती है और इन बालकों की जो सीखने की गति है वह भी बहुत कम होती है। यह बहुत धीमी गति से सीखते हैं। जिस प्रकार से एक कक्ष में सामान्य बालक सीख लेता है, जो अध्यापक ने हमको बात बताई वह आराम से सीख लेता है, लेकिन जो मंद अधिगामी बालक है उनकी सीखने की गति बहुत ही कम होती है, वह स्लो सीखते हैं। हमारे एस.के. दुबे महोदय हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी है मध्य अधिगामी बालकों की। इसमें देखते हैं क्या कहते हैं वो। एक कक्ष के बालकों को समान रूप से शिक्षण प्रदान करने पर बालकों के अधिगम स्तर में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। हमारे जो दुबे महोदय हैं वे कहते हैं कि एक समान कक्ष में बालकों को समान रूप से शिक्षण प्रदान करने में बालकों के अधिगम स्तर में अगर भिन्नता दिखाई देती है, यानी कि दृष्टिगोचर होती है, यानी कि भिन्नता दिखाई देती है, जो बालक सामान्य बालकों से कम स्तर पर अधिगम करते हैं उनको मंद अधिगामी अथवा धीमी गति से सीखने वाले बालक कहा जाता है। हमारे जो दुबे महोदय हैं उनका कहने का मतलब यही है, उन्होंने इसी प्रकार से परिभाषित किया है कि एक कक्षा में जो शिक्षण
क्रियाएं प्रदान की जाती है, दी जाती है या शिक्षा दी जाती है, अगर कोई बालक उन्हें सही प्रकार से ग्रहण नहीं करता या उसके सीखने के स्तर में भिन्नता नजर आती है, जो बालक सामान्य से कम स्तर पर अधिगम करता है, यानी कि जो सामान्य बालक हैं उनसे भी काफी कम अधिगम कर रहा है, तो ऐसे बालकों को हम मंद अधिगामी या धीमे सीखने वाले बालक की श्रेणी में रखते हैं। अब हमारे पास है मंद अधिगामी बालकों की विशेषता, यानी कि मंद अधिगामी बालक कैसे होते हैं, हमने इसका अर्थ जाना। अर्थ में यही बात है कि जो बालक अपनी समान कक्षा कक्ष के अंदर सामान्य बालकों से पीछे रह जाए या मंद गति से सीखे, उन्हीं बालकों को हम मंद अधिगामी बालक या धीमी गति से सीखने वाले बालक कहते हैं। अभी हम इसकी विशेषता देखेंगे, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता। नंबर 1, मंद अधिगामी बालकों की ज्ञानात्मक अक्षमता सीमित होती है। सामान्य बालकों से, यानी कि सामान्य ये बालक अधिगम परिस्थितियों में समायोजन नहीं कर पाते। जो मंद अधिगामी बालक होते हैं उनकी सीखने की गति बहुत ही कम होती है, यह यानी कि कुछ परिस्थितियों में पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के बालकों में अल्पकालीन स्मृति पाई जाती है, यानी कि जो मंद अधिगामी बालक होते हैं ऐसे बालकों में अल्पकालीन स्मृति पाई जाती है, यानी कि हमने उनको अगर कोई चीज बताई तो वह उनकी जो स्मृति है, याद करने की शक्ति है, वह कम होती है, वह कुछ समय के लिए ही उनकी स्मृति में रुक पाएंगे। सपोज दैट अगर हमने उन बालकों को यह बता दिया कि बेटा 2 + 3 = 5 होते हैं या 4 × 2 = 8 होते हैं, या हमने उन्हें बता दिया 9 - 2 = 7 होते हैं, तो यह बात उनकी जो स्मृति है उसमें कुछ समय के लिए ही टिक पाएगी। वह यह बात कुछ समय के लिए ध्यान रख पाएंगे कि 2 + 3 5 होते हैं, 4 × 2 8 होते हैं और 9 - 2 7 होते हैं। यानी कि अगर हम 9 में से 2 को घटाएं तो हमें 7 प्राप्त होगा, या हम 2 की गुणा 4 में करें तो हमें 8 प्राप्त होगा, या 2 में हम 3 को जोड़ दें तो हमको 5 प्राप्त होगा। तो ऐसे बालक जो सीखने की गति, यानी कि जिनकी सीखने की गति कम होती है, ऐसे बालक को यह स्मृति में यह चीज कुछ समय के लिए तो रहेगी, लेकिन हमने उन बालकों को आज यह बात बताई जो सामान्य बालक हैं, हमने पूरी कक्षा कक्ष में आज ये चीज बालकों को सिखाई। जो सामान्य बालक है वह इस बात को उनके स्मृति में यह स्थिर हो जाएगा, लेकिन जो मंद अधिगामी बालक है वह इस बात को कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। हम आज सिखाने के बाद अपने नेक्स्ट कक्षा कक्ष में अगले दिन बालकों से पूछते हैं कि बेटा 2 और 3 कितने होते हैं, हमने से बोल दिया अगर ये लिख दिया, बताओ बेटा यहाँ क्या आएगा। यानी कि यह जो सर्कल बनाया है इसके अंदर क्या आएगा, जो सामान्य बालक है वह को एकदम बता देंगे कि यहाँ पे 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन जो मंद अधिगामी बालक है इनके सीखने की गति कम है, जिनकी स्मृति में अल्प समय के लिए ही कोई चीज टिक पाती है, वह बालक नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस प्रकार के बालकों की अधिगम क्षमता भी
अल्प होती है। अर्थात जो बालक विषय वस्तु पर अधिक समय तक अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते उनमें एकाग्रचित्तता का अभाव होता है। ऐसे बालकों में अधिगम की क्षमता कम होती है, वह जल्दी से सीख नहीं पाते और वह किसी वस्तु पर एकाग्रता भी नहीं कर पाते। उनका ध्यान भटकता रहता है, क्षणिक होता है। कुछ समय के लिए तो उन्होंने अपना ध्यान यहाँ लगाया, लेकिन जैसे ही अगर बाहर से कोई बराबर में से कोई गुजर गया तो उनका ध्यान यहां से हटकर एकदम उधर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के इन बालकों का भाषा विकास मंद गति से होता है। अर्थात यह बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में भाषा में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जो मंद अधिगामी बालक होते हैं उन बालकों का भाषा का विकास, जो हम भाषा सीखते हैं उसका विकास भी मंद गति से होता है। अगर ऐसे बालकों को अपनी कोई बात किसी के सामने रखनी हो या किसी से कहनी हो तो वह कठिनाई का सामना करते हैं या कठिनाई महसूस करते हैं। इसीलिए से जो मंद अधिगामी बालक है वह अपनी बात को स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने नहीं रख पाते, उसमें कठिनाई का महसूस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन बालकों में कल्पना शक्ति कम होती है, दूरदर्शिता भी नहीं पाई जाती। अपनी असफलता के प्रति ये बालक आसक्तित रहते हैं और इनको अपने भविष्य का बोध नहीं होता। जो मन अधिगामी बालक होते हैं उनके अंदर कल्पना शक्ति कम पाई जाती है। यह अपने भविष्य के बारे में भी अधिक नहीं सोच पाते, क्योंकि यह हर समय एक दुविधा में रहते हैं कि अगर हम ये करेंगे हमें कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि इनके सीखने की तो गति पहले ही कम है, वह अपने लक्ष्य को सही प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे बालकों में आत्मविश्वास का अभाव होता है, जिसके कारण वे अपनी योग्यता का सफल प्रयोग नहीं कर पाते। जो मंदधिगामी बालक होते हैं, कक्षा में बिछड़ जाते हैं, उन बालकों में आत्मविश्वास का भी अभाव होता है और उसी आत्मविश्वास के अभाव के कारण वह अपनी योग्यताओं का भी प्रदर्शन सही प्रकार से नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यही बात बताई कि अगर हम 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा। आज हमने उन बातों को बता दिया, लेकिन अगर हम कल उनसे पूछ पाएंगे जो मंदधिगामी बालक होते हैं तो वह अपनी योग्यता रखते हुए भी उनको मालूम है कि 2 की अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह अपनी बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं रख पाते, जिससे कि वह और भी पिछड़ जाते हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते। क्योंकि उनमें जब किसी कारणवश उनके सामने यह बात आ गई कि वह सीखने की गति में कम है, यानी कि सामान्य बालकों से उसकी बुद्धि लब्धि कम है, तो इस डर के कारण वह हमेशा इसी जद्दोजहद में लगा रहता है कि मैं यार अगर मैं ये बात बताऊंगा तो गलत तो नहीं होगी, कि मेरी मजाक तो नहीं बनेगी, कि सबको पता लगा कि 3 और 2 5 होते हैं, मैंने अगर सर को ये बता दिया कि 5 होते हैं सर, क्या पता मेरी बात गलत हो, क्योंकि उसको खुद पर भी विश्वास नहीं है, वह सही प्रकार से उस चीज को नहीं सीख पा रहा है। आत्मविश्वास की कमी के कारण वह अपनी योग्यता भी प्रदर्शित नहीं कर पाते। सामाजिक एवं कक्षागत अपेक्षा से इन बालकों पर कुप्रभाव पड़ता है, जिससे इनमें हीनता की भावना पैदा हो जाती है। जैसे कि अगर कोई बालक सही प्रकार से अपनी भाषा का विकास नहीं कर पाता, किसी वर्ड को कहने में कठिनाई महसूस करता है, मान लीजिए अगर हम सहारनपुर ही जाना है,
किसी ने हमसे पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हमसे सहारनपुर नहीं कहा, सही प्रकार से कहा जा रहा है, हम सहारनपुर को खानपुर बता रहे हैं, खानपुर बता रहे हैं। तो इस प्रकार से तो जैसे ही किसी समाज में रह जाएगा, यानी कि घर से बाहर निकलेगा और उसको किसी ने पूछ लिया कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो, तो सहारनपुर की बजाय खानपुर कह दिया उसने, यानी कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि जो उसकी वाणी है, उसकी वजह से उसको जो सामने वाला है, बालक है या और कोई है, उसकी मजाक बनाएंगे, जिससे उस बालक पर उस चीज का गलत प्रभाव पड़ेगा और वह बालक कुंठित हो जाएगा, उसमें आत्मविश्वास की कमी होती चली जाएगी। मान लीजिए कि अगर वह बालक कुछ समय के बाद, यानी कि प्रैक्टिस करने के बाद सहारनपुर को सहारनपुर ही कहने लगे, लेकिन फिर भी वह किसी के सामने कहता हुआ 4 बार हिचकिचाएगा कि मैं मुझसे गलत ना बोल जाए, जिससे कि मेरी मजाक बने। यही कारण कक्षा कक्ष में होता है, जब कोई बालक किसी वर्णों को, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है वह गलत करता है, तो कक्षा कक्ष में उसके समकक्ष जो साथी होते हैं वह उनकी मजाक बना लेते हैं, जिसके कारण वह और निराश हो जाता है और अपने अंदर योग्यता होते हुए भी उस योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाता और वह कुंठित हो जाता है। जिससे भी अगर वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन ही नहीं कर पाए तो वह हीन भावनाओं का शिकार हो जाता है, हीनता महसूस करता है अपने अंदर। सो गाइस, ये जो मंदधिगामी बालक थे, ये उन बालकों की विशेषता थी। अब हम मंदधिगामी बालकों की पहचान, यानी कि जो मंदधिगामी बालक है उन बालकों की हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मंदधिगामी बालकों की पहचान। विशेषज्ञ और मनोविज्ञानियों ने अनेक प्रकार के परीक्षण और प्रविधियों का विकास किया है। जो हमारे विशेषज्ञ हैं और मनोविज्ञानी हैं, उन्होंने कई प्रकार की जो प्रविधि है और परीक्षण है उनका विकास किया है, जिससे मंदधिगामी बालकों की पहचान की जा सकती है। नंबर 1 है निरीक्षण प्रविधि। नंबर 1 है कौन सी है भैया? निरीक्षण प्रविधि। इसके अंदर देखते हैं मंदधिगामी बालकों की पहचान तभी हो पाती है जब उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। कक्षा में शिक्षक अथवा विशेषज्ञ बालकों के व्यवहार और उनकी पहचान कर लेते हैं। यानी कि जब तक हम बालकों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिला पाएंगे और कक्षा का शिक्षक या कोई निरीक्षक, मनोवैज्ञानिक उनकी पहचान नहीं कर पाए कि यह मंदधिगामी बालक है या सामान्य बालक है या प्रखर बुद्धि बालक है या प्रतिभाशाली बालक है, उससे पहले उनकी पहचान नहीं की जा सकती। इसीलिए हमें सबसे पहले उनका विद्यालय में प्रवेश दिलाना आवश्यक होता है। तभी तो हम उन पर आगे की प्रक्रिया करेंगे, उन पर निरीक्षण करेंगे, उन पर टेस्ट करेंगे, उनके द्वारा टेस्ट कराएंगे। यह निरीक्षण बड़े साधारण ढंग से अनौपचारिक रूप से किया जाता है। यानी कि जो हम उनके ऊपर निरीक्षण करेंगे वह आराम से बिल्कुल सीधे साधे तरीके से अनौपचारिक रूप से किया जाता है। निरीक्षण करते समय शिक्षक को उनकी व्यवहारों की आवृत्ति लगानी होती है। यानी कि जब हम किसी बालक का निरीक्षण करते हैं तो सबसे पहले जो बालक बार बार किसी चीज की आवृत्ति
उस चीज को एक निरीक्षक को ध्यान रखना होता है, आवृत्ति लगानी होती है, यानी कि किसी बालक ने कितनी बार किस प्रकार की प्रक्रिया की, ये सभी बातें नोट करनी होती है, ध्यान रखनी होती है। विभिन्न परिस्थितियों में जैसे खेल के मैदान में, कक्षा में, साथियों के साथ, घर में निरीक्षण किया जाता है, यानी कि निरीक्षण विधि के द्वारा हम उनका अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियां है उनमें निरीक्षण कर सकते हैं। हम उनका निरीक्षण खेल के मैदान में भी कर सकते हैं, स्कूल के अंदर कर सकते हैं, बाहर समाज के अंदर कर सकते हैं, उसके घर के अंदर कर सकते हैं। निरीक्षण प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। निरीक्षण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जिन व्यवहारों का आलेख तैयार किया है उनका विश्लेषण भी किया जा सके, यानी कि जो निरीक्षण किया जाता है वह प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम बालक की जो प्रक्रियाएं हैं उनको प्रत्यक्ष सामने देखेंगे, उनकी जो प्रतिक्रिया है उनको इकट्ठा करेंगे, और यह बात भी ध्यान रखी जाती है कि जो डाटा हमने उनके निरीक्षण करने के बाद इकट्ठा किया है उसका हम विश्लेषण भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। निरीक्षण विधि से बालकों के व्यवहार का स्वाभाविक आकलन होता है। जो निरीक्षण विधि होती है उसके द्वारा जो बालकों का व्यवहार है उसका स्वाभाविक आकलन होता है, क्योंकि हम जब प्रत्यक्ष किसी बालक को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो उसका स्वाभाविक आकलन तो होगा ही, क्योंकि खेल के मैदान में एक बालक खेल रहा है, हम उसके व्यवहार जो उसका व्यवहार है खेल के मैदान में उसको प्रत्यक्ष रूप से